हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत बहु इंद्रिय अनुदेशन के विषय में अध्ययन करेंगे। बहु इंद्रिय अनुदेशन क्या होता है ये जानना जरूरी है। बहु इंद्रिय का मतलब ये होता है कि शिक्षण के माध्यम से अधिगम कराने के लिए बहुत सारी इंद्रियों का या बहुत सारे साधनों का प्रयोग करते हुए प्रभावशाली अधिगम कराना। विभिन्न इंद्रियों का, जैसे हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ में कौन कौन सी होती हैं? आँख के माध्यम से भी सीखते हैं, कान के भी माध्यम से सीखते हैं, नाक के भी माध्यम से हम सीखते हैं यानी जानकारी प्राप्त होती है, त्वचा के भी माध्यम से प्राप्त होती है, और बोली यानी ज़बान के माध्यम से भी क्या होती है, हमको जो है भाषा के माध्यम से भी हमको क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। यानी हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न सारी इंद्रियों के माध्यम से विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हुए प्रभावशाली अधिगम कराना क्या कहलाता है? बहु इंद्रिय अनुदेशन कहलाता है। अनुदेशन का अर्थ पिछले वीडियो में काफ़ी बताया जा चुका है। अनुदेशन जो शिक्षण का उद्देश्य होता है, यानी जो अध्यापक पढ़ाता है, जो शिक्षण का उद्देश्य होता है, वही अनुदेशन का भी उद्देश्य होता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ पढ़ाया है उसको भी चाहता है अध्यापक आ जा, और जो चीज़ निर्देश दे रहा है वह किसके लिए निर्देश दे रहा है? शिक्षण के लिए ही निर्देश देता है। शिक्षण को अच्छे ढंग से याद रखने के लिए या अधिगम होने के लिए भी क्या करता है? निर्देश देता है या अनुदेशन करता है या अनुदेशित करता है। किसके अनुसार अनुदेशित करता है? शिक्षण के अनुसार। तो इसीलिए अनुदेशन का उद्देश्य शिक्षण का उद्देश्य भी कहलाता है। थोड़ा सा अंतर यह है कि यह शिक्षण प्रक्रिया के बाद अधिगम के लिए निर्देश दिए जाते हैं या शिक्षण प्रक्रिया के बीच में भी अधिगम कराने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। बस इतना ही थोड़ा सा अंतर है, नहीं तो जो शिक्षण का उद्देश्य होता है वही अनुदेशन का भी उद्देश्य होता है। पिछले वीडियो में अगर आप लोग खोजेंगे तो मिल जाएगा, उसमें पढ़ाया गया है। आगे चलते हैं। अगर हम बहु इंद्रिय की बात करें तो यानी हमारे पास जो बहुत सारे साधन हैं और ये बहुत सारे साधन हमारे विभिन्न ज्ञान इंद्रियों को प्रभावित करती हैं और उनको प्रभावित करके अधिगम को प्रभावशाली बनाती हैं, अधिगम को महत्वपूर्ण बनाती हैं, अधिगम को अस्थायी बनाती हैं। तो उन्हीं सब इंद्रियों का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका अर्थ अगर हम देखें तो जो शिक्षक जो होता है, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग यानी आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, जैसे अध्यापक बोल भी रहा है और निगाहों से संकेत भी कर रहा है, तो 2 इंद्रिय का प्रयोग हो गया। यानी हमारे आँख का प्रयोग हुआ और जिह्वा का प्रयोग हुआ। यानी कहने का मतलब है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विभिन्न इंद्रियों का एक साथ या विभिन्न उपयुक्त गतिविधियों में प्रयोग करते हुए अधिगम के लिए जब निर्देश देता है या अधिगम को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है, तब उसे हम क्या करते हैं? बहु इंद्रिय अनुदेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बहु इंद्रिय अनुदेशन कहते हैं। यहाँ देखो, अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विभिन्न इंद्रियों का विभिन्न साधनों के माध्यम से अधिगम कराने के लिए जो निर्देश देता है उसे हम क्या कहते हैं? बहु इंद्रिय अनुदेशन कहते हैं। इसको आप ये समझिए कि अगर आप समझ गए हैं तो विभिन्न ढंग से आप कह सकते हैं, इसको कई ढंग से आप लिख सकते हैं। शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न इंद्रियों का एक साथ विभिन्न साधनों के माध्यम से अधिगम कराने के लिए, यहाँ साधन जोड़ लें तो अच्छा है, विभिन्न साधनों के माध्यम से अधिगम कराने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? बहु इंद्रिय निर्देशन कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये अर्थ आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। अब जैसे इसका जो पिछला वीडियो आप लोग देखेंगे तो वह मेरा चैनल का शुरुआती का वीडियो था, जिसमें मैं उतना कॉन्फिडेंस या उतनी व्यवस्थित ऊपर वाले की कृपा नहीं थी, इसलिए उसको जितना प्रभावशाली ढंग से पढ़ाना चाहिए मैं नहीं पढ़ा पाया। उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। फिलहाल में हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। विधाता आगे जो करे उनका निर्णय। अगर हम बात करें इस बहु इंद्रिय अनुदेशन की बात करें तो
एडगर की अगर हम बात करें तो एडगर ने भी इसको परिभाषित करने का प्रयास किया था। अभी तक तो हमने व्यवहारिक अर्थ बताया, अब हम एडगर की बात करते हैं। एडगर का ये बहुइंद्रिय अनुदेशन का तात्पर्य यह है कि विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हुए अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए जो हम प्रक्रिया अपनाते हैं वह क्या कहलाता है? बहुइंद्रिय अनुदेशन कहलाता है। इन्होंने साधनों को महत्वपूर्ण माना, साधनों के माध्यम से इंद्रियों को जागरूक करते हुए, इंद्रियों को सचेष्ट करते हुए प्रभावशाली अधिगम कराने पर इन्होंने बल दिया। यानी साधन इन्होंने महत्वपूर्ण माना, क्योंकि जब तक साधन नहीं होगा तब तक हमारे विभिन्न इंद्रियां सक्रिय रूप से कार्य नहीं करेंगी। जब सक्रिय रूप से कार्य नहीं करेंगी तो प्रभावशाली अधिगम भी नहीं होगा। अर्थात इन्होंने साधनों के आधार पर बहु इंद्रियों का प्रयोग करते हुए प्रभावशाली अधिगम कराने पर बल दिया है। इन्होंने जो अपना अर्थ बताया उसमें ये बताया, उन्होंने साधनों को 4 भागों में बांट दिया। बांट दिया और उन 4 भागों में बांटते हुए उन्होंने ये बताया कि कैसे विभिन्न साधन प्रभावशाली अधिगम या अस्थायी अधिगम बनाने में अपना योगदान देते हैं। और उसमें सबसे अच्छा उन्होंने साधन माना था शैक्षिक तकनीकी को, उन्होंने बहुइंद्रिय अधिगम का सबसे अच्छा साधन माना था। फिलहाल में हम लोग इनके जो साधनों के माध्यम से इंद्रियों का प्रयोग करते हुए जो प्रभावशाली अधिगम है उसको हम लोग देखते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो 4 वर्गों में बांटा था साधनों को, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग। प्रथम वर्ग, ये जो चतुर्थ वर्ग है इन्होंने प्रभावशाली के आधार पर बताया। सबसे कम प्रभावशाली चतुर्थ वर्ग होता है, फिर उससे अधिक प्रभावशाली तृतीय वर्ग होता है, फिर उससे अधिक प्रभावशाली द्वितीय वर्ग होता है, सबसे अधिक प्रभावशाली प्रथम वर्ग होता है। पहले हम लोग इनका जो इंद्रियों को, बहुइंद्रियों का जो साधनों के माध्यम से विभिन्न प्रयोग है, पहले हम लोग उसको देखते हैं। उन्होंने चतुर्थ वर्ग, यहाँ से आप व्याख्या देखिएगा, ऊपर से मत व्याख्या देखिएगा किताब में या कहीं भी, ऊपर से आप देखेंगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनेगा, हो सकता है आपको खोजने में कुछ समय लग जाए। तो इसमें हम देखते हैं, अगर चतुर्थ वर्ग की बात करें जो सबसे कम प्रभावशाली होता है, तो इन्होंने कहा चतुर्थ वर्ग जो है हमारे बहु इंद्रियों के यानी बहुत सारी इंद्रियों को सक्रिय करने के लिए या जागरूक करने के लिए और प्रभावशाली अधिगम बनाने के लिए सबसे कम प्रभावशाली होता है। क्योंकि यह चतुर्थ वर्ग में मौखिक साधन, जैसे बोल करके सिखाना, जैसे रेडियो चालू है उसको करके वैसे सुनाना, कहीं से आप सुन रहे हो, सुन करके अधिगम करना, तो ये जो है कम प्रभावशाली होता है। फिर उन्होंने बताया तीसरा, अब चौथे के बाद तीसरा चलते हैं। तृतीय वर्ग में उन्होंने बताया प्रक्षेपी साधन का अप्रक्षेपी साधन है। दूसरा क्या है? अप्रक्षेपी साधन है। अप्रक्षेपी साधन मतलब, अप्रक्षेपी का मतलब दूसरे के माध्यम से बात न करना, बल्कि क्या है, जैसे पोस्टर, चित्र, जो कुछ बोला जा रहा है उसके संग संग कुछ ऐसे चित्र का या कुछ ऐसे चार्ट का प्रयोग करें, उसी से संबंधित हो, दूसरे से संबंधित ना हो। दूसरे से संबंधित हो बात हो जाएगी तो वो प्रक्षेपी में आ जाएगा, और उसी से संबंधित वह चित्र या पोस्टर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अप्रक्षेपी साधन। यानी अगर हम किसी विषय को पढ़ा रहे हैं तो उसी विषय का चार्ट, उसी से संबंधित चार्ट और पोस्टर का यदि हम प्रयोग करके साथ में बोलते भी हैं तब जो है ये और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। यानी यह और हमारे ज्ञानेंद्रियों को जागृत करके ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से और प्रभावशाली अधिगम कराने पर बल देता है। तीसरा है, चौथा बताए, तीसरा बताए दूसरा में उन्होंने उन उपकरणों को शामिल किया जैसे प्रक्षेपी साधन। प्रक्षेपी साधन का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको कोई बात नहीं समझ में आती तो दूसरा उदाहरण दे करके या दूसरे विषय का उदाहरण दे करके हम उसे समझाने का प्रयास करते हैं। तो अध्यापक बोलता भी है, साथ में उसी से संबंधित चित्र और चार्ट इत्यादि का प्रयोग करता है, और साथ में उसको समझाने के लिए दूसरे साधनों का भी प्रयोग करता है। तो ये और प्रभावशाली बन जाता है और अधिक ज्ञानेंद्रियों को प्रोत्साहित करके अधिगम कराने पर
का बल देता है या अधिगम कराने की परिस्थिति उत्पन्न कर देता है, जिसे प्रक्षेपी साधन कहते हैं। जैसे मूक चलचित्र, जैसे बिना बोलता हुआ चलचित्र आपको दिखाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि इसको इन सबको देख करके अब कहानी बनाओ, तो इसका अर्थ यह है कि आप इन गतिविधियों के यानी मौखिक प्रक्रिया से आप गुजर चुके हैं, उससे संबंधित चार्ट और चित्र देख चुके हैं, उसके बाद आप इसको देखते हैं। तो जब इस पर जब वो अधिगम का या ज्ञानेंद्रियों को जागृत करके अधिगम कराने का प्रयास किया जाता है तो ये और प्रभावशाली हो जाता है, यानी चौथे से अधिक प्रभावशाली तीसरा, तीसरे से अधिक प्रभावशाली दूसरा। अब उसके बाद आता है प्रथम। यदि हम प्रथम वर्ग के अंतर्गत शैक्षिक तकनीकों पर इन्होंने बल दिया कि यदि किसी विषय को वैज्ञानिक विधियों के अंतर्गत या प्रशिक्षण के अंतर्गत मौखिक, अप्रक्षेपी और प्रक्षेपी इत्यादि विभिन्न उपकरणों का साथ में प्रयोग करते हुए अगर उसे हम सिखाने का प्रयास करते हैं तो वह अत्यधिक प्रभावशाली अधिगम होता है, अत्यधिक प्रभावशाली अनुदेशन होता है, अत्यधिक प्रभावशाली वह उसको ज्ञान प्राप्त होता है या व्यवहार प्राप्त होता है या वह चीज़ उसके व्यवहार या आदत में उतर जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इन्होंने वर्ग में, तो प्रथम वर्ग में इसलिए इसको रखा कि शैक्षिक तकनीकी एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम बहुइंद्रिय प्रभावशाली अनुदेशन को अस्थायी रूप या व्यवहारिक रूप प्रदान कर सकते हैं। इसको इसीलिए इन्होंने प्रथम वर्ग पर रखा। इन्होंने प्रभाव के आधार पर बहुइंद्रियों के माध्यम से प्रभावशाली साधनों के प्रयोग को बल देते हुए अधिगम कराने पर बल दिया है। देखिए, इसको ध्यान से अगर देखें तो पहले हम लोग कोई सामान्यतः चीज़ सुनते हैं, उससे संबंधित अगर कोई चीज़ देखते हैं तो और ज़्यादा ज्ञान होता है। फिर उससे संबंधित चीज़ को किसी बाहर दूसरे चीज़ों में जोड़ के देखते हैं तो और अधिक नॉलेज होता है। और उसी चीज़ों को अगर हम वैज्ञानिक विधियों से इन सभी उपकरणों का प्रयोग करते हुए या गतिविधियों का या साधनों का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार का या हम शिक्षण ले या प्रशिक्षण ले या कोई चीज़ की जानकारी प्राप्त करें तो वह अत्यधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि इन विभिन्न साधनों का उपयोग बहुत सारी हमारी ज्ञानेंद्रियों को उद्दीप्त करके, प्रोत्साहित करके अधिगम कराती है, अधिगम कराने पर बल देती है या अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं। यदि आप समझ गए हैं कि कैसे बहुनेंद्रिय अनुदेशन अपने कार्यों को करते हुए या विभिन्न साधनों का उपयोग करते हुए प्रभावशाली अधिगम कराता है, वह सामान्य ढंग से भी आप समझ गए हैं और एडगर के अनुसार भी आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आगे की वीडियो में हम एडगर का जो त्रिकोण है उसको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप समझ गए हैं हमारे द्वारा अभी तक समझाया हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।